हिमाचल प्रदेश के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर पिछले कई दिनों से बवाल मचा हुआ है। हजारों की तादाद में हिंदू समुदाय के स्थानीय लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हिमाचल प्रदेश में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। रोहिंग्या मदरसे और मस्जिदों का निर्माण कर रहे हैं, तो साथ ही देवभूमि हिमाचल प्रदेश की जनता सवाल उठा रही है कि बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत आने वाले रोहिंग्या मुसलमान हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला तक कैसे पहुंच गए। वो कौन लोग हैं जो इन अवैध प्रवासियों या कहें घुसपैठियों की मदद कर इन्हें भारत में बसाने का काम कर रहे हैं। शक तो यहां तक जताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक के पहाड़ों में डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची जा रही है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन उत्तराखंड के 4 जिलों में तो मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। आरोप लग रहे हैं इनमें से ज्यादातर बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं। लिहाजा सवाल यह है कि रोहिंग्याओं का रक्षक कौन है। इसी पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अवैध रूप से बाहरी लोगों की गतिविधियां जो शुरू हो गई और बाजार में न्यूसेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। यहाँ पहले कभी मस्जिद नहीं थी, हम लोगों ने कभी देखी ही नहीं इसको, मगर अब ये कुछ लोग आए इसको बना दिया धीरे। ये एक अवैध ढांचा, कोई इसी तरह का कोई ये धार्मिक स्थान नहीं है। ये शोर, ये हंगामा, ये विरोध प्रदर्शन, हजारों लोगों का ये हुजूम सिर्फ मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर नहीं, सिर्फ देवभूमि हिमाचल में मस्जिद मदरसों की तेजी से बढ़ती तादाद को लेकर नहीं, सिर्फ पहाड़ों पर डेमोग्राफी बदलने की साजिश को लेकर नहीं, बल्कि ये हंगामा उन बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को लेकर है जिन्हें अवैध रूप से बसाने की कोशिश की जा रही है। और इसकी तस्दीक किसी और ने नहीं बल्कि खुद कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने किया। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि एक विशेष समुदाय के नए नए लोग रोज यहां आ रहे हैं। क्या ये सभी रोहिंग्या मुसलमान हैं? कई को तो वो जानते भी हैं कि वो बांग्लादेश से हैं। अगर यहाँ पर कोई स्थानीय अवैध निर्माण करता है तो उसे तुरंत तोड़ दिया जाता है, लेकिन संजौली में बिना मंजूरी के बहुमंजिला मस्जिद बना दी गई और इसे तोड़ा तक नहीं गया। रोज नए लोग आ रहे हैं, कोई जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय 1-2 जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। 190 का उल्लेख किया गया यहाँ पे कि 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, तो 1900 कैसे हो गए सर? 190 लोगों की वेरिफिकेशन करी जाए और बाकी जो है साफ करे जाए सर। अनिरुद्ध सिंह ने एक तरह से अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन कांग्रेस साला कमान चुप रही। लिहाजा बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया और बिना देर किए राहुल गांधी से सवाल कर डाला कि आखिर रोहिंग्याओं का रक्षक है कौन। कांग्रेस की सरकार हिमाचल में, कांग्रेस के मंत्री सदन के अंदर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, एनआरसी होनी चाहिए, नेशनल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। राहुल गांधी हिमाचल से शुरू करेंगे। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है, क्योंकि मामला हिमाचल प्रदेश का है, जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे। देवभूमि हिमाचल के लोगों को हर सहूलियत देने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनते ही सैलरी संकट से लेकर कथित तौर पर लैंड जिहाद के मामले सामने आने लगे। संजौली से लेकर कुसुम्पटी तक अवैध मस्जिदों के निर्माण, रोहिंग्याओं की बढ़ती आबादी और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देवभूमि की जनता का आक्रोश फूट पड़ा। अवैध रूप से बाहरी लोगों की गतिविधियां जो शुरू हो गई और बाजार में न्यूसेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। अवैध आपके सामने है,
शिमला में वहाँ 195 लाइसेंस वैध है, लेकिन 1900 कहां से बैठ गए? जाहिर है केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी के सांसद ने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत हद तक वाजिब है। वाजिब इसलिए क्योंकि ये जन सरोकार से जुड़ा मुद्दा है, लोगों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। लेकिन सवाल ये है कि भारत में अवैध रूप से बांग्लादेशी रोहिंग्या कैसे बसते जा रहे हैं। रोहिंग्याओं को भारत में सुरक्षा कौन मुहैया करा रहा है? बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की फंडिंग कौन कर रहा है? बांग्लादेशी रोहिंग्या किसकी मदद से मस्जिद और मदरसे बनवा रहे हैं? और क्या राजनीतिक दल भी वोट की खातिर रोहिंग्याओं को संरक्षण दे रहे हैं? ये बात सत्य है, जो लोग भी कह रहे हैं, हम सब लोग महसूस कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग बाहर से आए हैं, उनकी वेरिफिकेशन अभी तक हुई नहीं है। वो कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ये जानना तो बहुत आवश्यक। अगर इसके लिए लोग मांग कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई गलत बात नहीं है। ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस होना चाहिए। सवाल बड़े हैं, सवाल ज्वलंत हैं, क्योंकि ये राष्ट्र हित से जुड़े हैं, ये राष्ट्र की सुरक्षा और एकता से जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए यहीं से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हमारे साथ मेहमान होंगे। हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता चेतन ब्राक्टा जी, हमारे साथ है विनोद बंसल, स्पोक्सपर्सन है विश्व हिंदू परिषद, आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ है कांग्रेस की नेता चंद्रमोहन शर्मा जी, हाजी नजीम मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा विनय सिंह बिन्नू, स्पोक्सपर्सन समाजवादी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन शर्मा जी, हम आपके पास आएंगे। सवाल ये है कि आखिर इन रोहिंग्याओं बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को आखिर कौन शरण दे रहा है? देखिए, सवाल आपका वाजिब, और सवाल के दो कोण है। एक कोण वो है जो आपने अभी हमारे सामने रखा कांग्रेस पार्टी की तरफ, और एक कोण वो भी है जो भाजपा की तरफ जाता है, जो 2014 के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर करने के नारे से ऊपर 2014 में सत्ता में आए थे। 2014, 2019, 2024 और अब तक कितने बांग्लादेशी डिप्यूट हुए हिंदुस्तान से, इसके ऊपर गृह मंत्रालय की किताब बंद है और पीएमओ का जवाब नहीं है। अब मुद्दा कब गर्म होता है? जब किसी भी ऐसी स्टेट के ऊपर कांग्रेस की सरकार हो जहां कोई ऐसा विषय पैदा हो जाए और जिस विषय से विपक्ष को घेरा जाए और सत्ता को फ्री करा जाए। ये कईयों की मजबूरी है, की जा सकती है। अब लेकिन यह कि रोहिंग्या के ऊपर कार्य प्रणाली पे जो काम था वो भारत सरकार के अंदर, भारत सरकार ने 10 सालों में जो देश की जनता को 10 साल से पहले कहा था, और 10 साल गुजर जाने के बाद मुद्दे को समझ रहे हैं चंद्रमोहन शर्मा जी, यहाँ पर घेरने वाली बात नहीं। आप समझिए, एक सरकारी जमीन पर, आज सुनिए चंद्रमोहन शर्मा जी आपको सुनिए, सुनना पड़ेगा, भागीदारी, आवाज जा रही है आपके पास? तो जाति जनगणना से क्यों? चंद्रमोहन शर्मा जी आवाज मिल रही है? अगर जाति जनगणना होगी तो उस जाति जनगणना के अंदर देश के सामने। चंद्रमोहन शर्मा जी आप सुनिए मेरी बात, यहाँ पर सरकार को घेरने का मुद्दा नहीं है। आपको याद होगा उत्तराखंड में भी ऐसे ही हुआ था, वन विभाग की जमीन पर और सरकारी जमीन पर कितने सारे अवैध मदरसे बन गए थे, 1000 का आंकड़ा आया था, उन पर तुरंत ही बुलडोजर चला था। यहाँ सरकार को घेरने का मुद्दा नहीं है, सरकारी जमीन को बचाने का मुद्दा है। सरकारी जमीन पर 4 ईंटें रख के पहले उस पर कब्जा किया जाता है, फिर इमारत उस पर बना दी जाती है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 ऐसे इमारतें बना रहे हैं। आखिर इस पर प्रहार क्यों नहीं कर रहे हैं? इनको संरक्षण क्यों? ये फंडिंग कहां से हो रही है लोगों पर? अगर आप राज्य में सरकार में हैं तो आपकी जिम्मेदारी है उस पर बुलडोजर भी चलाना और उस पर सख्ती से बोलना भी। इस पर की राजनीति का विषय नहीं है। चंद्रमोहन शर्मा जी चलिए, अब जाएंगे हम चेतन ब्राक्टा जी आपके पास आते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ये क्या हो रहा है? मतलब उत्तराखंड में भी अगर ऐसा हुआ तो तुरंत ही सरकार ने प्रहार किया, इतना लंबा खिंचने ही नहीं दिया। यहां पर ये मुद्दा इतने दिनों से लगातार बढ़ता जा रहा है, सड़क से लेकर विधानसभा तक संग्राम हो रहा है, लेकिन सरकार कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, ये जो इशू है ये हिमाचल का इशू है, हमारे शिमला का इशू है, देवभूमि हिमाचल का इशू है। ये जो लोग हैं, जो भी राष्ट्रीय नेता हैं, इनको अभी चीज समझ नहीं है एक्चुअली वहां पे हुआ क्या है। एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुई, हमारे जो लोग थे उनको पीटा गया, जो वहाँ के सिटीजन थे शिमला शहर के,
और उसके बाद जो उनको पीटने के बाद ये लोग जाकर उस मस्जिद में जो इलीगल बनी है उसमें जाकर वो छुप जाते हैं। तो ये सारा जो है इशू वहां से बढ़ा। अब आप समझिए हिमाचल में 98% हिंदू रहते हैं। ये कॉन्स्पिरेसी है जो हमारी डेमोग्राफी को चेंज करने की। यहाँ पे इलीगल जो इमिग्रेशन है और जो लोग यहाँ पे काम के बहाने यहाँ पर आते हैं, हम सबका स्वागत करते हैं, परंतु अगर आप लॉ एंड ऑर्डर के साथ आप इश्यू क्रिएट करेंगे तो हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की जो इनकी सरकार है इनकी कॉन्ट्रडिक्शन बताता हूँ। 2010 तक ये जो मस्जिद है, जो डिस्प्यूटेड साइट है, यहाँ पे सिर्फ एक मंजिल थी और उसके बाद जैसे इनकी सरकार आती है 2012 में, ये फटाफट दो और उसमें मंजिल खड़ी कर देते हैं। जब हमारी सरकार आती है हम इस पे केस करते हैं, ये इलीगल है। एमसी के साथ मिलकर ये जो कॉन्स्पिरेसी जो वहाँ के लोकल नेता है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को आगे करते हुए, बिल्कुल वोट के नाम पर ये किस तरीके का इन्हें शरण दिया जा रहा है। वोट के नाम पर तो प्रहार होना चाहिए, लेकिन आप देखिए हमारे साथ हाजी नाजिम भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजी नाजिम जी, ये बताइए, ये एक सरकारी जमीन पर रोहिंग्या आ जाते हैं, रोहिंग्या घुसपैठिया आ जाते हैं और उसके बाद उस पर पहले ईंटें रखते हैं, फिर उस पर इमारत बनाते हैं, फिर मस्जिद बनती है। आपको लगता नहीं है कि भारत के मुसलमानों को कहीं ना कहीं इनकी वजह से काफी सुननी पड़ती है? और कौन है जिनको शरण दी जा रही है, जो मस्जिद के नाम पर जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं? हाँ, देखिए जिस तरीके से अभी मस्जिद का नाम आया तो मैं ये कहता हूँ कि भारत के अंदर आखिर मस्जिद ही निशाने पे क्यों है। अभी देखिए, अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र के एक बीजेपी के विधायक ने क्या कहा था। उसने ये कहा था कि अगर महंत रामगिरी जी के अगर हाथ लगाया तो मस्जिद के अंदर घुस घुस के मुसलमानों को चुन चुन कर मारेंगे। अरे भाई, मस्जिद निशाने पर नहीं है, निशाने पर है सरकारी जमीन जिसको बचाना जरूरी है। उसको अतिक्रमण करके सीधा मस्जिद ही क्यों बनाई जाती है, मज़ार क्यों बनाई जाती है? सवाल ये है। हाँ, सुन तो लीजिए, मैं वहीं पे आता हूं। देखिए, अभी मैंने कहा कि क्या राइट बनता था कि बीजेपी के विधायक को मस्जिद के अंदर जो मुसलमान हैं उनको चुन चुन के मारने के लिए? क्या वो संवैधानिक पद पर नहीं है? क्या संविधान की कसम नहीं ली? और देखिए जिस तरीके से अभी मस्जिद का मामला चल रहा है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वहां के इमाम ने कहा कि 1947 से पहले की ये मस्जिद है, तो वो कहां अवैध होगी, वो कहां? नहीं, 1947 की नहीं, 1962 में आप डॉक्यूमेंट्स उठाकर देखिए, साफ तौर पर दिख रहा है। डॉक्यूमेंट्स की नहीं, 1962 के बाद ये दिख रहा है डॉक्यूमेंट्स में कि वो जो जमीन है वो सरकार की है, वो वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है। हाँ, सरकारी जमीन है। आप सुन तो लीजिए, बड़ी विनम्रता से मैं कह रहा हूं। देखिए जिस तरीके से मस्जिद के ऊपर हाय हुल्ला मच रहा है, वो कैसे मचा? वहां सुन लीजिए, दो समुदाय के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा होने के बाद सारे लोग एकदम इकट्ठे होकर कहते हैं कि मस्जिद अवैध है, तो इस तरीके का माहौल मस्जिद के ऊपर बनाया जा रहा है। और मैं अभी एक चीज और बताऊं कि ये देश के अंदर इस तरीके का नफरती माहौल बना दिया गया। अरे सुन लीजिए बंसल जी, नफरती माहौल कैसे बन रहा है? हाजी नाजिम जी, डॉक्टर अयूब हाजी नाजिम आप इलाज करवाइए ताकि आपके पेट का इलाज हो सके। हाजी नाजिम जी, एक सेकंड, नफरती माहौल कैसे बढ़ रहा है? आप देखिए, डेमोग्राफी के तौर पर देखें, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में यहां पर रोहिंग्या घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कौन सा नफरती माहौल है? ये सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, मस्जिदें बना रहे हैं। कौन सा नफरती माहौल है? सारी सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ इन्हें मिल रहा है। विनोद बंसल जी कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी करिए। बात पूरी। हाँ, एक मिनट, विनोद बंसल जी बोलेंगे। देखिए ये जो जमीन है वो जिसको जो स्ट्रक्चर है उसको एक तो मस्जिद कहना बंद करिए। ये मस्जिद नहीं है, ये इलीगल स्ट्रक्चर है। और एक सेकंड, ये रोहिंग्या घुसपैठिया आके कुछ भी बनाएंगे।